Hello everyone, welcome back to our YouTube channel Study Mantra. I am your host and host Dr. Mansi Mishra. We were doing the solutions of question paper which was conducted by the Study Mantra on 2nd of August. So we have completed 20 questions. Today we will proceed towards another part, another questions. I hope you all have watched part 1 and part 2 of the solution. If you haven't watched it yet, please watch it and share your valuable comments. If you have any doubt, you can share it with us in the comment section. Okay, now I am going to start that. We have completed question number 20. So today we have to start with question number 21. Here it is. Ramesh Chandra Dagar was a farmer from Haryana. He was from Haryana. उन्होंने क्या किया था, एक फार्मर एसोसिएशन बनाया था और इन्होंने ये बताया था कि जो भी हम फार्मिंग करते हैं उससे जो एक प्रोडक्ट निकलता है या जो भी बाई प्रोडक्ट्स हैं उनका हम यूज़ किसी और चीज़ में कर सकते हैं। और अगर हम फार्मिंग में अपनी कई सारी चीज़ें एक साथ, कई सारी बेनिफिशियल हार्वेस्टिंग एक साथ करें तो इससे हम अपनी प्रोडक्टिविटी को भी बढ़ा सकते हैं और साथ ही साथ ऑर्गेनिक फार्मिंग भी कर सकते हैं। उन्होंने फार्मर्स का पूरा एक एसोसिएशन बनाया जिसमें आज बहुत सारे फार्मर्स हैं। ये हरियाणा से बिलोंग करते हैं। बेसिकली इन्होंने ऑर्गेनिक फार्मिंग पर जोर दिया था। Now question number 22 says major greenhouse gases are कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन। तो थर्ड ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। मेजर ग्रीन हाउस गैसेज आर कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन, जिसमें से सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है कार्बन डाइऑक्साइड। 60% जो आपका ग्रीन हाउस इफेक्ट है, 60% ग्रीन हाउस इफेक्ट इज़ कॉज्ड बाय कार्बन डाइऑक्साइड। 23rd क्वेश्चन है हमारा, थिकनेस ऑफ ओजोन इज मेजर्ड इन डैप्सन यूनिट। आई एम रिपीटिंग, थिकनेस ऑफ ओजोन इज मेजर्ड इन डैप्सन यूनिट। जो ओजोन की थिकनेस होती है यानी एक स्पेसिफिक लेवल से ऊपर ओजोन लेयर की कितनी थिकनेस है, हम उसमें उसे किस में मेजर करते हैं? वी मेजर इट इन डैप्सन यूनिट। 24th क्वेश्चन सेज रेसर पाइन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। रसन पाइन हमारी किससे मिलती है? हमें राउल्फिया से मिलती है। बेसिकली राउल्फिया सर्पेंटाइना से मिलती है। रेसर पाइन हमें किससे मिलती है? राउल्फिया सर्पेंटाइना से। उसके बाद 25th क्वेश्चन है, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम। 4 स्टेटमेंट्स दिए हैं आपको, इसमें से जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो चूज़ करना है। पहला स्टेटमेंट हमारा कहता है ईस्टर्न घाट्स हैव ग्रेटर एम्फीबियन स्पीशीज़ दैन वेस्टर्न घाट्स। ये हमारा रॉन्ग स्टेटमेंट है। सेकेंड वन कहता है इंडिया इज़ नॉट अ कंट्री ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ये तो बिल्कुल भी गलत है। इंडिया में इतनी ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है कि आपने खुद ही ऑब्ज़र्व किया होगा कितनी सारी स्पीशीज़ हैं, प्लांट्स की कई सारी स्पीशीज़ इंडिया में पाई जाती हैं, एनिमल्स की कई सारी स्पीशीज़ इंडिया में पाई जाती हैं। तो ये सेकेंड वाला स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल भी गलत है। थर्ड है डाइवर्सिटी ऑफ स्पीशीज़ लेवल इज़ नोन एज जीन डाइवर्सिटी। ये भी हमारा गलत है स्टेटमेंट कि अगर स्पीशीज़ लेवल की हम बात करते हैं तो हम उसे क्या कहेंगे? स्पीशीज़ डाइवर्सिटी कहेंगे। जब हम जीन लेवल की बात करेंगे तब हम उसे जीन डाइवर्सिटी कहेंगे, लेकिन अगर हमने स्पीशीज़ लेवल की बात करी है तो दैट विल बी नोन एज स्पीशीज़ डाइवर्सिटी। फोर्थ पार्ट क्या कहता है हमारा? वेस्टर्न घाट्स हैव अ ग्रेटर एमसीबी एंड स्पीशीज़ डाइवर्सिटी दैन द ईस्टर्न घाट्स, और यही हमारा सही ऑप्शन है। यानी वेस्टर्न घाट में जितनी ज़्यादा स्पीशीज़ डाइवर्सिटी होती है उतनी ईस्टर्न घाट्स में नहीं पाई जाती है। 26th क्वेश्चन इज़ द मोस्ट स्पीशीज़ रिच टैक्सोनॉमिक ग्रुप इज़ इंसेक्ट्स। सबसे ज़्यादा स्पीशीज़ रिच टैक्सोनॉमिक ग्रुप कौन सा है? इंसेक्ट्स का। इंसेक्ट्स एक ऐसा टैक्सोनॉमिक ग्रुप है, एक ऐसा ग्रुप है जिसमें बहुत सारी स्पीशीज़ आती हैं। यानी एक आर्थ्रोपोडा फाइलम का एक ये टैक्सोनॉमिक ग्रुप है, इंसेक्ट है, इंसेक्टा ग्रुप हमें जिसे कहते हैं। इसमें इतनी ज़्यादा स्पीशीज़ पाई जाती हैं कि ये सबसे ज़्यादा स्पीशीज़ रिच टैक्सोनॉमिक ग्रुप हो जाता है। इंडिया शेयर्स टोटल वर्ल्ड लैंड एरिया दैट इज़ 2.4%। टोटल वर्ल्ड लैंड एरिया का इंडिया कितना शेयर करता है? 2.4%।
4%। यानी अगर हम पूरे विश्व के लैंड एरिया को मेजर करें तो उसमें से इंडिया का कितना कंट्रीब्यूशन है? इंडिया का कंट्रीब्यूशन है 2.4% का। नेक्स्ट 28th क्वेश्चन हमारा कहता है इंडिया शेयर ऑफ द ग्लोबल स्पीशीज़ डाइवर्सिटी इज़। इंडिया की ग्लोबल स्पीशीज़ डाइवर्सिटी कितनी है? शेयर कितना है उसका? 8.1%। यानी स्पीशीज़ डाइवर्सिटी के मामले में इंडिया अपना कितना शेयर कवर करता है? दैट इज़ 8.1%। 29th क्वेश्चन हमारा कहता है चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। इक्वेटर हैव मोर स्पीशीज़ डाइवर्सिटी, पोल्स हैव मोर स्पीशीज़ डाइवर्सिटी, अंटार्कटिक रीजन हैज़ मोर स्पीशीज़ डाइवर्सिटी एंड आर्कटिक रीजन हैज़ मोर स्पीशीज़ डाइवर्सिटी। तो इसका जो स्टेटमेंट सही है वो है पहला वाला, इक्वेटर हैव मोर स्पीशीज़ डाइवर्सिटी। जितनी सबसे ज़्यादा स्पीशीज़ डाइवर्सिटी हमारी कहाँ पाई जाती है? इक्वेटर्स पे। जैसे जैसे हम इक्वेटर से दूर हटते हैं और पोल्स की तरफ बढ़ते हैं हमारी स्पीशीज़ डाइवर्सिटी घटती जाती है। आई एम रिपीटिंग, सबसे ज़्यादा स्पीशीज़ डाइवर्सिटी हमारी कहाँ पाई जाती है? इक्वेटर्स पे। और जैसे जैसे हम इक्वेटर से दूर हटते जाते हैं, पोल्स की तरफ बढ़ते जाते हैं, वैसे वैसे हमारी स्पीशीज़ डाइवर्सिटी भी घटती जाती है। 30th क्वेश्चन है हु हैज़ द ग्रेटेस्ट बायोडाइवर्सिटी ऑन अर्थ। सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी कहाँ पाई जाती है? तो सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है पृथ्वी पर, दैट इज़ ट्रॉपिकल अमेजोनियन रेन फॉरेस्ट इन साउथ अमेरिका। जो अमेजोनियन रेन फॉरेस्ट है ये लंग्स ऑफ अर्थ भी कहलाते हैं और इनमें सबसे ज़्यादा स्पीशीज़ डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। उसके बाद 31st क्वेश्चन है आपका स्टेबल कम्युनिटी शुड शो। यानी 4 ऑप्शंस आपके दिए गए हैं, इनमें से वो कौन सा ऑप्शन है जो एक स्टेबल कम्युनिटी को शो करना चाहिए। अब व्हाट इज़ स्टेबल कम्युनिटी? स्टेबल कम्युनिटी क्या होती है? स्टेबल कम्युनिटी वो कम्युनिटी होती है जिसकी प्रोडक्टिविटी लगभग समान बनी रहे साल भर, उसमें उसकी प्रोडक्टिविटी में ज़्यादा कोई वेरिएशन ना आए, कोई सीजनल वेरिएशन ना हो, या फिर उसमें ओकेजनल डिस्टर्बेंस का रेजिस्टेंस होना चाहिए। ओकेजनल डिस्टर्बेंस का रेजिस्टेंस यानी अगर उसमें कोई चीज़ डिस्टर्ब कर रही है उसकी प्रोडक्टिविटी को, या ऐसी चीज़ जो उसकी प्रोडक्टिविटी में हार्म करे, उसकी स्टेबिलिटी में हार्म करे, तो उसके लिए उसे रेजिस्टेंट होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या दिखा रहा है? स्टेबल कम्युनिटी शो क्या करती है? स्टेबल कम्युनिटी क्या शो करेगी? दैट इज़ रेजिस्टेंस टू ओकेजनल डिस्टर्बेंस। एक स्टेबल कम्युनिटी को हमेशा एलियन स्पीशीज़ के आने को भी रोकना चाहिए। क्यों? क्योंकि एलियन स्पीशीज़ क्या होती हैं? बाहर से आती हैं और वो हमारी प्रोडक्टिविटी को हार्म पहुंचा सकती हैं। हो सकता है उन एलियन स्पीशीज़ का कोई नेचुरल प्रीडेटर वहाँ पे ना मौजूद हो, तो वो जितनी बाकी सारी स्पीशीज़ हैं हमें वो इन्वेजन एलियन स्पीशीज़ जो आएगी, हो सकता है वो बाकी जो वहाँ पे प्रेजेंट स्पीशीज़ हैं उनको हार्म पहुँचाएं, फूड चेन को हार्म करें, फूड वेब को हार्म करें। इसलिए एक स्टेबल कम्युनिटी को एलियन स्पीशीज़ के आने से बचना चाहिए। डोडो द रीसेंट एक्सटिंक्शन इज़ फ्रॉम मॉरिशस। डोडो कहाँ से एक्सटेंट हुआ है? मॉरिशस से। 33rd क्वेश्चन है आपका 33 दिस रेड डेटा बुक इज़ मेंटेन्ड बाय IUCN। जो रेड डेटा बुक है वो क्या करती है? किस चीज़ का रिकॉर्ड रखती है? वो ऐसी स्पीशीज़ का रिकॉर्ड रखती है जो या तो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं या फिर एक्सटिंक्शन के कगार पे हैं। यानी या तो लुप्त प्रजातियां हैं हमारी, या फिर ऐसी प्रजातियां उसमें मेंशन है जो लुप्त होने की कगार पे हैं, इंडेंजर्ड हैं। तो ये किसके द्वारा मेंटेन की जाती है? रेड डेटा बुक हमारी मेंटेन की जाती है IUCN के द्वारा। 34th क्वेश्चन है हमारा सेलेक्ट द ऑड वन फ्रॉम द फॉलोइंग। हमें 34th में से ऑड वन छाट के हटाना है, यानी 3 ऑप्शन तो सेम है और जो चौथा सबसे डिफरेंट है वो हमें हटा देना है। तो 4 ऑप्शंस देखते हैं क्या क्या दिए हुए हैं। हैबिटेट लॉस एंड फ्रैगमेंटेशन, ओवर एक्सप्लॉयटेशन, एलियन स्पीशीज़ इन्वेजन एंड स्टेबल कम्युनिटी। हैबिटेट लॉस एंड फ्रैगमेंटेशन यानी वहाँ की जो भूमि है उसको हट जाना, पेड़ पौधे जो लगाए हैं वो काट देना, पेड़ पौधों के काटने से जो जहाँ जिसमें जीव जंतु रह रहे थे उनका जो नेचुरल हैबिटेट था उसको हट जाना, उसका नष्ट हो जाना। ओवर एक्सप्लॉयटेशन, एलियन स्पीशीज़ इन्वेजन, ये तीनों ऐसी घटनाएं थी जो कहीं ना कहीं हमारी कम्युनिटी की स्टेबिलिटी को कम कर रही थी।
लेकिन जो और इन्वायरमेंट को फ़र्क भी कर रही थी। और जो चौथा हमारा ऑप्शन है स्टेबल कम्युनिटी, ये एक स्टेबिलिटी को शो करता है। तो सही ऑप्शन हमारा क्या होगा, स्टेबल कम्युनिटी। क्यों? क्योंकि बाकी तीनों चीज़ें हमारी इन्वायरमेंट को हार्म करने वाली थी, इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाने वाली थी, और ये चौथा ऑप्शन इनमें से अलग है। 35th क्वेश्चन है, लंग्स ऑफ द प्लैनेट्स आर अमेज़ॉन रेन फॉरेस्ट। अभी पहले भी हमने बताया था कि अमेज़ॉन रेन फॉरेस्ट को लंग्स ऑफ द अर्थ कहते हैं। इनमें सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है, और ये हमारे लिए इसमें काफ़ी सारी स्पीशीज़ होती हैं, काफ़ी सारी प्रोडक्टिविटी भी है इसकी, इसलिए इसे हम लंग्स ऑफ द प्लैनेट कहते हैं। 36 इज़ इन सीटू कंजर्वेशन डज नॉट इंक्लूड। इन सीटू कंजर्वेशन क्या होता है कि जब कभी हम किसी ऑर्गेनिज्म को, किसी स्पीशीज़ को कंज़र्व करते हैं उसके अपने नेचुरल हैबिटेट में, तब हम ऐसे कंजर्वेशन को क्या कहते हैं, इन सीटू कंजर्वेशन। और अब हमें बताना है कि इनमें से कौन सा इन सीटू कंजर्वेशन के अंतर्गत नहीं आता है। पहला है आपका जूलॉजिकल पार्क्स, इसके बारे में हम अभी चर्चा करेंगे थोड़ी देर में। दूसरा है आपका हॉटस्पॉट, बायोस्फीयर रिजर्व्स एंड नेशनल पार्क्स। तो जो बाकी के आपके 3 ऑप्शंस है, हॉटस्पॉट, बायोस्फीयर रिजर्व या फिर नेशनल पार्क, ये तीनों हमारे इन सीटू कंजर्वेशन में आते हैं, क्योंकि हम इनमें ऑर्गेनिज्म का कंजर्वेशन करते हैं उनके नेचुरल हैबिटेट में ही। लेकिन जो जूलॉजिकल पार्क्स हैं यानी ज़ू हैं आपके, ये एक्स सीटू कंजर्वेशन का एग्जाम्पल है। ये एक्स सीटू कंजर्वेशन में आते हैं, इन सीटू कंजर्वेशन में नहीं आते हैं। 37th क्वेश्चन है आपका, नंबर ऑफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इन इंडिया, दैट इज़ 448। 38th क्वेश्चन है आपका, बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट्स आर। बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट्स क्या होते हैं? इनके ऑप्शन दिए हुए हैं, हैविंग लेस बायोडाइवर्सिटी। अगर वो बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट हैं तो उनमें जाहिर सी बात है कि ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी पाई जाएगी, यानी स्पीशीज़, नंबर ऑफ़ स्पीशीज़ भी ज़्यादा होगा। तो पहला ऑप्शन हमारा गलत हो गया। दूसरा है शुड नॉट बी कंजर्व, ये भी गलत है। अगर बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा है तो हमें उन स्पीशीज़ को भी कंजर्व करके रखना चाहिए। थर्ड वन है रीजन्स विद वेरी हाई लेवल ऑफ स्पीशीज़ रिचनेस। तो सही जो ऑप्शन होगा हमारा वो यही होगा कि ऐसे रीजन्स जिनमें स्पीशीज़ रिचनेस पाई जाए, यानी कई तरह की स्पीशीज़ पाई जाएँ। 39th है वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज़ ऑक्यूपाइंग डिफरेंट लेवल इज़ कॉल्ड स्ट्रैटिफिकेशन। स्ट्रैटिफिकेशन क्या है? वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन करना है, जो एक निश्चित एरिया में जितनी भी स्पीशीज़ पाई जा रही हैं उनको अगर हम एक वर्टिकली रिप्रेजेंट करें तो ऐसे रिप्रेजेंटेशन को हम क्या कहेंगे? स्ट्रैटिफिकेशन कहते हैं। इस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? स्ट्रैटिफिकेशन। यानी एक पर्टिकुलर एरिया में जितनी भी स्पीशीज़ पाई जाएंगी उन्हें हम एक वर्टिकली अरेंज करें तो इस अरेंजमेंट को हम क्या कहेंगे? स्ट्रैटिफिकेशन। 40th क्वेश्चन है नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज़। नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या होती है? तो आपके कुछ इसमें ऑप्शंस दिए हुए हैं, जीपीपी प्लस आर, जीपीपी माइनस आर, जीपीपी इंटू आर एंड जीपीपी डिवाइड बाय आर। तो सबसे पहले हमको ये जान लेना ज़रूरी है व्हाट इज़ जीपीपी। जीपीपी इज़ ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, यानी एक पर्टिकुलर समय में किसी एरिया के जो ऑर्गेनिजम्स हैं, प्लांट्स हैं, वो कितना अमाउंट प्रोड्यूस करते हैं, कितना प्रोडक्शन करते हैं, दैट इज़ प्रोडक्टिविटी। और आर हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है रेस्पिरेटरी लॉस को, यानी उस प्रोडक्टिविटी में से हमने कितना अपने रेस्पिरेशन के थ्रू या फिर बाकी कामों के थ्रू कंज्यूम कर लिया है और वो लॉस हो चुका है। यानी आर रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा रेस्पिरेटरी लॉस को और जीपीपी रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी को। तो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी हमारी क्या हो जाएगी? नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी विल बी रिप्रेजेंटेड विद एनपीपी, और एनपीपी क्या हो जाएगी हमारी? जीपीपी माइनस आर, यानी ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी माइनस आर। उसके बाद है रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिक मैटर बाय कंज्यूमर्स इज़ नोन एज सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। जब कभी भी कंज्यूमर्स नया फॉर्मेशन करते हैं ऑर्गेनिक मैटर का, तब हम इसे क्या कहते हैं? सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। क्यों? क्योंकि प्राइमरी प्रोडक्टिविटी वो प्रोडक्टिविटी होती है जो प्रोड्यूसर्स बनाते हैं, यानी ऑर्गेनिक मैटर को, उस ऑर्गेनिक मैटर को जब प्रोड्यूसर्स यानी ग्रीन प्लांट्स फिक्स करते हैं तब हम उस प्रोडक्टिविटी को प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहते हैं। लेकिन जब ऑर्गेनिक मैटर्स को फिक्स किया जाता है हमारे कंज्यूमर्स के द्वारा तो ऐसी प्रोडक्टिविटी को हम कहते हैं सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी।
42nd क्वेश्चन है आपका, डिकम्पोजर्स ऑफ अर्थ आर। अर्थ के दो मेन डिकम्पोजर हैं, या फिर हम कहें दो डिकम्पोजर सबसे ज़्यादा हमेशा चर्चा में रहते हैं, या यही डिकम्पोजर्स हैं, वो हैं बैक्टीरिया एंड फंजाई। बैक्टीरिया और फंजाई आपके अर्थ में जो जितनी भी सड़ी गली चीज़ें हैं उनके डिकम्पोजिशन का काम करते हैं। 43rd है, water soluble inorganic nutrients go down into the soil horizon and get precipitated by the process of leaching। यानी वाटर सॉल्युबल इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स का जो भूमि है उसकी सतह से नीचे चले जाना और वहाँ पे प्रेसिपिटेट हो जाना, इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, लीचिंग कहते हैं। ये लीचिंग की प्रोसेस, या फिर यहाँ पे जितनी भी ये प्रोसेस आपकी बताई गई है लीचिंग की प्रोसेस, ये आपकी बेसिकली स्टेप है डिकम्पोजिशन का। ये एक लीचिंग की प्रोसेस एक स्टेप है डिकम्पोजिशन का। 44th क्वेश्चन है हमारा, बैक्टीरियल एंड फंगल एंजाइम्स डिग्रेड डेट्रिटस इनटू सिंपलर इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, दिस प्रोसेस इज नोन एज कैटाबॉलिज्म। अब सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि डेट्रिटस क्या होता है। डेट्रिटस होता है फ्रेशली फॉलन लीव्स, यानी कुछ अभी ऐसी पत्तियाँ या ऐसे पदार्थ जो अभी अलग हुए हैं, वो पूरी तरह से तो सड़े गले नहीं होते, लेकिन उनमें सड़न स्टार्ट हो चुकी होती है। ऐसी चीज़ों को, ऐसे ऑर्गेनिक मटेरियल को हम क्या कहते हैं, डेट्रिटस कहते हैं। फिर आता है कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म ये तो हमारी शरीर में होने वाली रिएक्शंस ही हैं, तो उसी के हिसाब से इसको नाम दिया गया है कि बैक्टीरिया और फंगस क्या करते हैं, अपनी बॉडी से क्या सिक्रीट करते हैं, कुछ एंजाइम्स सिक्रीट करते हैं जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में चेंज कर देते हैं, डिग्रेड करते हैं डेट्रिटस को इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में। इस प्रोसेस को क्या हम कहेंगे, कैटाबॉलिज्म। फिर 45th क्वेश्चन है, वार्म एंड मॉइस्ट इन्वायरमेंट। वार्म एंड मॉइस्ट इन्वायरमेंट क्या करता है, ये हमारा फेवर करता है डिकम्पोजिशन को। यानी जब कभी भी मौसम में थोड़ी गर्मी रहे, वार्म रहे और मॉइस्ट थोड़ी नमी रहे, तो ये सारी सिचुएशंस हमारे लिए क्या हो जाती हैं, डिकम्पोजिशन के लिए फेवरेबल हो जाती हैं, यानी ये डिकम्पोजिशन को बढ़ा देती हैं। सो टुडे वी हैव सॉल्व टिल क्वेश्चन नंबर 45। ये आपका सॉल्यूशन का थर्ड पार्ट था। अभी क्वेश्चन पेपर में कुछ क्वेश्चंस हमारे बचे हुए हैं जिसे हम आगे सॉल्व करेंगे फोर्थ पार्ट में। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड इट वेरी वेल। इफ़ यू आर हैविंग एनी डाउट यू कैन शेयर योर डाउट्स इन द कमेंट सेक्शन। प्लीज़ लेट अस नो कि आपको अभी जो जितने भी क्वेश्चंस हमने अभी डिस्कस किए हैं उसमें से कितने डाउट हैं, या फिर कोई ऐसी चीज़ जो आप हमें सजेस्ट करना चाहें। Please let us know, share your valuable comments in the comment section. Please like, share, subscribe our channel Study Mantra, and don't forget to press the bell icon. Thank you so much for being with us.